या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में सत सत नमन। आज मैं कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके व्याकरण के द्वितीय बिंदु की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है पद परिचय। आपकी परीक्षा में पद परिचय संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और ये बिल्कुल सरल, सहज और सटीक है। इस प्रश्न को हल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसा प्रश्न है जो ये 2 नंबर बिल्कुल आपको मुफ्त के प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने मात्र से। देखिए, निबंधात्मक और बड़े प्रश्न करने में हो सकता है अगले को कहीं लगे अंक काटने की गुंजाइश, वो काट सकता है। 4 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न अगर उसमें कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश लगे अगले को, तो वो नंबर अंक उसमें कटौती हो सकती है। परंतु याद रखें, पद परिचय में यदि आपने वो जो पद पूछा गया है उसका परिचय पूछा है, उसके खाली 2 व्याकरणिक बिंदु आपने सहज भाव से डाल दिए, अच्छी तरह से लिख दिए, तो वो आपके 2 अंक कोई काट नहीं सकेगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। पद परिचय बिल्कुल आसान है, इसमें कठिनता वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, आज मैं आपको पद परिचय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप पूरी ध्यान से, संभव हो तो अपने पास अपनी उत्तर पुस्तिका और अपनी तूलिका पास में रखें, ताकि आपको यदि कहीं नोट करना पड़े तो आप उसको लिख सकें। सबसे पहले पद किसे, परिचय की बात बाद में करेंगे, पहले हम जानें कि पद किसे कहते हैं। याद रखें, शब्द ही पद होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, और जब उस शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है, क्या बन जाता है, पद। यानी अब आप परिभाषा के तौर पे समझना चाहें तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो वो शब्द पद बन जाता है, यानी वो पद कहलाता है। अब आती बात अगली, परिचय। पद का परिचय आप कैसे दें, या परिचय क्या होता है? संबंधित शब्द जो आपके उस प्रश्न पत्र में उल्लेखित हुआ है, रेखांकित किया गया, उसको बड़े इत्मीनान से पढ़िए। कोई भी वाक्य दिया, उसमें हो सकता है 2 शब्द आपको रेखांकित करके दे दें, 1 दे दें, उसको इत्मीनान से पढ़िए। पढ़ने के बाद अब करना क्या होता है, यहां से आपको ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरणिक बिंदुओं में आपको 2 बिंदुओं का समावेश कम से कम करना होता है। वैसे उसका परिचय में तो आप 4-5 बिंदु भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको परीक्षा में 2 ही बिंदु पूछते हैं कि व्याकरण पद परिचय संबंधी 2 बिंदु लिखिए, तो वो तो बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान दें। तो अब मैंने बात कही कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो उसे पद कहा जाता है, वो पद कहलाता है। अब उसका परिचय करना है। हमारी हिंदी भाषा में 2 प्रकार के पद हैं, आप ध्यान दें। एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी क्या होते हैं, ध्यान दें। ऐसे पद जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण से प्रभावित रहते हैं, यानी जिनमें परिवर्तन होता है, विकार पैदा होता है। विकार का मतलब ही परिवर्तन है, वो विकारी पद है। और लिंग, वचन, कारक आदि से अप्रभावित रहने वाले पद कहलाते हैं अविकारी। अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है। याद रखें, अविकारी बोलो चाहे अव्यय, बोथ आर सेम, दोनों एक हैं। अगर शब्द को आप खोल के पढ़ना चाहें तो आपकी सारी बात समझ में आती है। ए उपसर्ग लगा और वे मूल शब्द है। वे का मतलब खर्च करना होता है, वे खर्च न करना। हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जो खर्चे नहीं जाते, जो परिवर्तित नहीं होते, उनको बोलते हैं अव्यय। भाई सीधा सा अर्थ है, वे शब्द का अर्थ है खर्च होना, अव्यय खर्च ना होना। अब समस्या ये कि कोई पैसा तो है नहीं जिसको खर्च किया जाए, लेकिन याद रखें, ऐसे शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं जिनका रूप कहीं परिवर्तित नहीं होता। किसी लिंग के वचन के साथ, किसी कारक के साथ, कहीं भी आप उनका प्रयोग करो, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, कोई लिंग चेंज कर दो, कुछ भी कर लो आप उसका। जैसे मैं आपको 1-2 शब्द बताऊं, इधर, उधर, अंदर, बाहर, यहां, वहां, आज, कल, यथा आदि ऐसे शब्द हैं, ये सारे अविकारी। इनको आप कहीं, जैसे मान लो एक बच्चा कक्षा के बाहर खड़ा है, वो गुरुजी से कहेगा अंदर आ जाऊं गुरुजी, 2 खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं सर,
या 5 बच्चे भी खड़े हैं तो अंदर आ जाएं सर। अब आ जाए में परिवर्तन हो सकता है, जाए में परिवर्तन, लेकिन अंदर शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। कोई एक बालक है वो कहेगा ऊपर जाऊं सर, उसको छत पे जाना है, ऊपर जाऊं सर। बहुत से ऊपर जाएं सर, भीतर आ जाएं सर। इनमें परिवर्तन ऐसे थोड़ी हो जाएगा। एक लड़का बालक खड़ा वो कह रहा अंदर आ जाऊं सर, और यदि 20 आ गए तो अंदरों आ जाएं सर, संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं अविकारी पदों का रूप परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इनको अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय खर्च न किए जाने वाले पद। चलिए, विकारी जिनमें परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तित होता है लिंग वचन कारक आदि के माध्यम से। विकारी में कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान दें, आप अच्छी तरह नोट कर सकते हैं इस बात को। विकारी 4 होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। विकारी 4 कौन कौन से होते हैं ध्यान दें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको बोलते हैं विकारी पद। ये चारों विकारी है, अर्थात इनमें परिवर्तन होता है। और अविकारी 4 कौन कौन से हैं, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये चारों अव्यय शब्द कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। यानी इनका रूप परिवर्तित कहीं नहीं होता, आप कहीं भी इस्तेमाल करो, कहीं भी प्रयोग करो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं, यदि ये 4 विकारी और ये 4 अविकारी आपने बहुत सावधानी से इनके भेद, इनके प्रकार, इनकी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ ली, मैं कहता हूं व्याकरण में कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं है। इनको आप अंग्रेजी में कहते हो पार्ट ऑफ स्पीच। इन चारों के ही ऊपर आपका पूरा व्याकरण डिपेंड है। व्याकरण का मतलब मैंने जैसे गत कक्षा में आपको बताया था, विश्लेषण करना, विधन आकरण। आप पूरी तरह से जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका विश्लेषण करें, उसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, इस बात को अच्छी तरह जानें। और व्याकरण हमारे पास ऐसा साधन है उस दोष को अभिव्यक्त करता है। यदि लेखन कार्य में कहीं अभिव्यक्ति में कोई दोष रह गया तो उसको ठीक ढंग से करके हमारे सामने व्याकरण प्रस्तुत करता है। तो अब हम बात करते हैं कि विकारी और अविकारी। आपके परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें कोई भी वाक्य एक दे दिया जाता है और नीचे रेखांकित किए हुए 2 शब्द आते हैं जिनको आप पद कह रहे हैं, क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त है। इसलिए वो जो 2 शब्द रेखांकित किए गए हैं उन शब्दों को आपको निकाल करके रखना है सामने, और उसके बाद में उनका परिचय देना। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हम विकारी की बात करें तो सबसे पहला पद आता है, वो आता है संज्ञा। संज्ञा का पद परिचय यदि आप देते हैं तो उसमें क्या क्या बातें बतानी पड़ती है, ये भी जरा आप नोट करें। सबसे पहले संज्ञा का भेद, लिंग, लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध। वाक्य में और भी तो शब्द है ना। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम आपने लिखा, अब राम के नीचे अंडरलाइन दी है, रेखांकित किया हुआ है, तो राम का परिचय देते समय आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको अंडरलाइन करके सबसे पहले देखना पड़ेगा कि, और चूंकि एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी आपके प्रश्न इस रेखांकित पदों में से पूछा जाएगा या रेखांकित पद दिए जाएंगे, आप ये क्लियर कर लें कि इन 8 के अतिरिक्त उसमें से कुछ नहीं होगा। या तो वो 4 विकारी में से कोई शब्द आएगा। हमारी हिंदी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, आप ये अच्छी तरह दिमाग में लगाएं कि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इन 8 के अतिरिक्त हो। कोई भी शब्द यदि परीक्षा में आएगा तो या तो वो 4 विकारी पदों में से होगा और या फिर 4 अविकारी में से होगा। तो इतना तो आप ये लगा सकते हैं कि 8 में से एक है। अब करना क्या है कि 8 में से पहचान करनी है कि शब्द है कौन सा। तो आपने लगाया कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम की अंडरलाइन दी हुई है, आप सहजता से आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ राम संज्ञा है। ये तो आपको करना पड़ेगा कि इन 8 की विस्तृत विवेचना आपको करना पड़ेगा, जो गत कक्षाओं में आप करते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो विद्यार्थी अभी थोड़ा सा विस्मृत कर गए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि एक बार इन सबको वापस पढ़ लें। संज्ञा उसके भेद, सर्वनाम उसके भेद, क्रिया उसके भेद, विशेषण उसके भेद, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादक बोधक, इनके भेदों को और क्या क्या प्रयुक्ति इनकी कहाँ कहाँ हो सकती है, इस बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा। और चूंकि ये कठिन कार्य नहीं है, इसलिए सहजता से आप इस प्रश्न को हल भी कर सकते हैं। अब आपने लिखा कि संज्ञा, और संज्ञा के बाद में सबसे पहले जैसे राम शब्द आया तो आपने क्या लिखा कि राम संज्ञा। इतना आपने दिमाग में लगाया कि ये संज्ञा शब्द है। लेकिन अब आपको ध्यान करना पड़ेगा कि संज्ञा में भी आपको भेद का उल्लेख करना पड़ेगा। आपने सीधा सीधा लिख दिया कि संज्ञा है तो आपको वांछित अंक प्राप्त नहीं होंगे, आपको संज्ञा का भेद लिखना पड़ेगा। तो चूंकि आपने लिखा है कि राम, तो राम सीधा सीधा अर्थ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
आपने वहां उल्लेख कर दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बताना पड़ता है संज्ञा का पद परिचय देने में? लिंग कोमा वचन। लिंग कौन सा है तो आपने लिख दिया पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको इतनी सब बातें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल व्याकरण से संबंधित 2 ही बिंदु बताने पड़ते हैं। ये आपके लिए और अच्छी बात है। एक आपने लिखा कि ये संज्ञा का भेद, कि कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आप लिंग बता दें, या आप लिंग के साथ साथ ये कह सकते हैं उसका कारक कौन सा है। आपने लिंग बता दिया पुल्लिंग है। वचन बता सकते हैं, एक वचन है। ये तो 3-4 पॉइंट हो गए। अगर आप पूरे उल्लेख, मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि पूरा उल्लेख करना चाहें तो कर्ता कारक हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, अन्य शब्दों के साथ संबंध। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक के साथ उसका क्या संबंध है? तो पुस्तक यहां कर्म है, तो कर्म का कर्ता राम हो गया। पढ़ना क्रिया, या यूं लिख सकते हैं कि पढ़ना क्रिया का कर्ता राम है। लेकिन आपको इतना पूछा ही नहीं जाता है। ये तो खाली मैं समझाने की बात बता रहा हूं। आपको इतना ही पूछा जाता है कि 2 बिंदु लिखो, तो आपने सीधे सीधे महत्वपूर्ण 2 बिंदु लिख दिए कि ये सबसे पहले तो संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लिंग लिख दिया आपने पुल्लिंग है। बस इसी प्रकार से आपका सर्वनाम का पद परिचय पूछते हैं। वह है, मैं, तुम, ये सब देख करके उसमें भी वही बात बनी। अब सर्वनाम के भेद आपको याद करना पड़ेगा। सर्वनाम के भेदों को आपको याद करना पड़ेगा। भेदों के बारे में आप इतना ही जाने कि भेद तो आपको याद करने ही पड़ेंगे विद्यार्थियों, अन्यथा आप इस प्रश्न को सही ढंग से हल नहीं कर सकते। और कई ट्रिक्स भी, अब जैसे अभी हम बात करें कि यदि आपको सर्वनाम के भेद के बारे में बताना हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एक पंक्ति आप याद कर लें। जब पुरुष निश्चय व अनिश्चय में संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो प्रश्न करता है निज से। ये लो साहब, सारे आपके सर्वनाम इसमें क्लियर हो गए। जब पुरुष निश्चय और अनिश्चय में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है तो प्रश्न करता है निज से। सारे सर्वनाम इस पंक्ति में आ गए। पुरुष, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इस तरह से आपको, लेकिन अब खाली ये नाम याद करने से कुछ नहीं होने वाला। पुरुषवाचक में क्या क्या चीजें आती है, निजवाचक में क्या होता है। अब ये चीजें विद्यार्थियों आपने गत कक्षाओं में यदि ईमानदारी के साथ पढ़ी थी, जब टीचर ने आपको पढ़ाया था, तो आज आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए बहुत बेशकीमती है। क्योंकि ये चीजें अगर आपको अच्छी तरह याद हैं तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। खैर, तो अब ये सर्वनाम का परिचय। इसी क्रम में आपको विशेषण का पद परिचय भी आपको देना पड़ता है, और क्रिया का पद परिचय भी आपको देना पड़ता है। क्रिया के भेद भी बताने पड़ते हैं, क्रिया का काल भी बताना पड़ता है। तो मैं अभी अच्छी तरह लिख करके आपको समझाने वाला हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये आ गए विकारी इसी क्रम में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, विकारी में तो ये 4-5 बिंदु होते हैं या 3-4 बिंदु आप होते हैं, लेकिन लिखना 2 ही होता है। लेकिन आप याद रखें कि अविकारी पद जैसे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, विस्मय आदि बोधक है, उसमें तो खाली 2 ही बिंदु व्याकरणिक होते हैं। उसमें लिंग वचन कारक कुछ नहीं होता। ये आप विशेष ध्यान रखें। संबंध बोधक अव्यय से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, किसी भी से संबंधित आए, अविकारी से संबंधित, उनमें तो आपको केवल 2 बातें बतानी पड़ती है। एक तो उसका प्रॉपर नाम कि कौन सा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मंदिर के पीछे बगीचा है। पीछे शब्द को अंडरलाइन कर लिया, आपको परीक्षा में पूछ लिया कि इसका व्याकरणिक पद परिचय कीजिए। मंदिर करते तो आप तुरंत कर देंगे कि संज्ञा है, बगीचा भी आप कर देंगे संज्ञा है। पीछे शब्द का आपको अंडरलाइन दिया हुआ, उसका पद परिचय करना है। तब आपको ये चारों अविकारी पद याद होने नितांत आवश्यक हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। लेकिन एक सुविधा आपके लिए क्या हुई कि पीछे शब्द आपने ये दिमाग में लगाया कि यह आपका अविकारी शब्द है या पद है, तो अब आपको 2 ही बातें बतानी होती है। पहली बात क्या कि उसका नाम कौन सा पद है, तो आपने लिख दिया अच्छी तरह की संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि मंदिर का बगीचे से संबंध बताता है। दूसरा बिंदु, इसमें लिंग वचन कारक कुछ नहीं बताना। दूसरा बिंदु आपको इतना बताना है कि इनमें क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, बस इतना सा बताना पड़ता है। क्या क्या प्रकट करता है,
पीछे शब्द क्या भाव प्रकट करता है, तो आपको लिखना है कि पीछे शब्द जो है वो मंदिर और विद्यालय का संबंध बताता है, या बगीचे, सॉरी, मंदिर और बगीचे का संबंध बताता है। मंदिर के पीछे बगीचा है, तो सहजता से। अब इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको, लिंग वचन कारक इसमें नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप सहजता के साथ इस बात को जान सकते हैं। इस क्रम में आपको ये दो बातें बतानी पड़ती है। विस्मयादक बोधक कोई यदि शब्द दे दिया गया, आपके कोई पद दे दिया गया, हाय, ये क्या हो गया, अब हाय शब्द दिया, हाय को अंडरलाइन किया आपने, परीक्षा में आया, आपने दिमाग लगाया, आपने तुरंत समझ लिया कि विस्मय आदि बोधक है, विस्मय को प्रकट करता है। बस ये दो व्याकरणिक बिंदु होते हैं, आपके 2 नंबर मिल गए आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिंग वचन कारक का उल्लेख नहीं करना है। विस्मय आदि बोधक जैसे वो दिया, अरे वाह, आनंद आ गया, अरे वाह के नीचे अंडरलाइन दिया है, आप तुरंत पहचानो अरे वाह, क्योंकि वो चिन्ह भी आता है विस्मय आदि बोधक का एक, आपने तुरंत पकड़ लिया कि विस्मय आदि बोधक अव्यय है। लेकिन प्रकट क्या कर रहा है, यहां कोई दुख प्रकट नहीं कर रहा, आश्चर्य, तो वहां आपको कोमा लगा के अगले बिंदु में लिखना है कि आश्चर्य प्रकट करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं। अब मैं आपको बहुत इत्मीनान से लिख करके समझाने वाला हूं। आप कॉपी और पेन भी रखें और बहुत सावधानी से जो चीज़ जहां आपको समझ में नहीं आए उसके बारे में आप मेरे से जरूर, कोई भी दिक्कत हो तो पूछें। और अब पूरी तन्मयता के साथ आप तैयार हो जाएं, इनको किस प्रकार से आपको हल करना होता है। धन्यवाद। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आज पद परिचय को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान दें। सबसे पहले आपको पद की परिभाषा के बारे में जानना होगा। मैंने आपको बताया शब्द और पद में अंतर है। शब्द और पद में इतना ही अंतर है कि शब्द स्वतंत्र होता है, अर्थात वर्णों के मेल से या संयोजन से शब्द बनता है, और जब उसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो पद बन जाता है। पद की परिभाषा में देखो सामने लिखा है, जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर देने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो उसे पद कहा जाता है। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते ही वो पद बन जाता है। ध्यान दें, पद के मुख्य 2 भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी क्या होते हैं, तो विकारी जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण से विकार पैदा होता है विकारी है, और अविकारी जिनमें कोई विकार पैदा नहीं होता। लिंग वचन कारक आदि के कारण से कोई विकार पैदा नहीं होता। विकारी पदों में आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। इसी क्रम में अविकारी की यदि बात करें तो संबंध बोधक अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, क्रिया विशेषण अव्यय हैं और विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विकारी का पद परिचय देते समय जो बातें बतानी पड़ती है वो 3-4 बातें हो सकती है। जैसे विकारी का भेद कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, और दूसरे क्रम में आपको देना पड़ता है लिंग, फिर वचन, फिर कारक, उसके बाद अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध। लेकिन अविकारी में आपको केवल 2 ही बातें बतानी पड़ती है। इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें खाली कौन सा विकारी है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है या विस्मय आदि बोधक है, और उसके अतिरिक्त उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो ये 2 ही बातें आपको बतानी पड़ती है। चलिए अब हम आज सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय जानते हैं कि यदि संज्ञा शब्द आपकी परीक्षा में दिया हुआ है तो उसका पद परिचय किस तरह से करना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय देते समय आपको क्या क्या बातें बतानी पड़ती है। एक तो संज्ञा का भेद, सबसे पहले संज्ञा का भेद ये ध्यान रखें। उसके बाद आपको लिंग बताना पड़ता है, फिर वचन, फिर कारक, इनकी जानकारी आपको देनी होती है। लेकिन देखिए आप, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि केवल 2 बिंदु, या तो आप संज्ञा का नाम लिख दें, वो तो लिखना जरूरी है, पहला बिंदु तो लिखना जरूरी है, और दूसरा लिंग या वचन में से कोई एक चीज आप डाल सकते हैं। यदि आप विस्तृत जानकारी जानना चाहें तो सबसे सर्वप्रथम संज्ञा का भेद, उसके बाद उसका लिंग, वचन, कारक और अन्य जानकारी उनके संबंधों शब्दों के साथ संबंध। अब मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं। बालक आम खाता है, यदि इसका परिचय आपको करना होता है तो देखिए आपको यहां अंडरलाइन या रेखांकित किया हुआ आएगा, ये ध्यान दें आप। बालक और आम दोनों क्या है, संज्ञा शब्द है, और चूंकि हम संज्ञा का ही पद परिचय कर रहे हैं, इसलिए आपको जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले उस बालक शब्द को हमने निकाल करके यहां रखा, उसके बाद हमने इसका परिचय करना शुरू किया। तो आप दिमाग लगाएं, सोचें कि बालक शब्द हमारे इन 8 में से, जो मैंने आपको 4 विकारी बताए, 4 अविकारी, इन 8 में से बालक क्या है। तो आपने देखा कि बालक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में भी फिर आपको भेदों में जाना होगा कि संज्ञा का कौन सा भेद है। तब आपने बहुत अच्छी तरह सोच के लिखा कि ये जातिवाचक संज्ञा है।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं बार बार कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इनके भेदों को अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा आपने कर दी। अच्छा, उसके बाद एक वचन आपने कर दिया, क्योंकि बालक एक वचन है इसलिए आपने लिख दिया। लिंग आपने लिख दिया, पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है तो यहाँ पुल्लिंग लिख दिया। उसके बाद कारक, कारक कौन सा है तो बालक कर्ता कारक है। उसके बाद आपने लिख दिया ये कारक के बाद आम, कर्म या फिर खाना क्रिया का कर्ता है। ये बालक क्या है, ये जो आम कर्म है उसका कर्ता है, या फिर लिख सकते हैं खाना जो क्रिया है उसका कर्ता है। तो खैर ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया बहुत ज्यादा बड़े तरीके से, इतना कुछ नहीं लिखना होता है, आपको केवल दो बातें बतानी पड़ती है जो मैंने आपको बताया। चाहे इनमें से ये तो आपको लिखना नितांत आवश्यक है, यानी जातिवाचक संज्ञा या संज्ञा का कौन सा भेद है वो तो लिखना ही है, लेकिन उसमें साथ साथ आपको एक वचन या पुल्लिंग में से एक चीज डाल देनी है, आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ये 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में यदि अब जैसे आम का परिचय आपको पूछा गया है तो अब आपको पता चलना चाहिए कि आम एक फल का नाम है, ये व्यक्तिगत नाम दिया गया इसलिए यहां हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आम अगर यहां फल होता कि आम बालक फल खाता है तो जातिवाचक होती, लेकिन चूंकि यहाँ आम एक फल का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर वही एक वचन, फिर पुल्लिंग, और उसके बाद में आपका कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा ये कर्म कारक यहाँ आप लिखें, और उसके बाद अन्य शब्दों के साथ संबंध आपको लिखना है तो लिखें, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप इतना ही ध्यान रखें कि ये 2 बिंदु आपको व्याकरण के लिखने पड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। तो जैसे यदि सर्वनाम का पद परिचय आपको पूछा जाए तो मैंने आपको बताया कि इनके भेद तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। तो सर्वनाम के भेदों में अभी मैंने आपको एक छोटा सा नुस्खा भी बताया था, तरीका भी बताया था याद करने का, तो उसके हिसाब से उनके भेदों को याद करें। और अब यदि कोई प्रश्न इस सर्वनाम से दिया जाए तो सबसे पहले उसको अंकित करें। कोई भी शब्द ऐसा दिया जाए, जैसे एक वाक्य है कि मैं मोहन के साथ उसकी दुकान पर गया, तो इसमें मैं और उसकी ये दोनों सर्वनाम शब्द है। यदि आपको मैं की व्याख्या करनी या मैं का पद परिचय देना है तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सर्वनाम के भेदों में से एक भेद है जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा होता है जिसमें वो कौन सा पुरुष है ये बताना पड़ता है। अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो आपने दिखा कि उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। इसके बाद एक वचन, फिर पुल्लिंग, उसके बाद उसका शब्द जो आया है, मैं मोहन के साथ उसकी दुकान पहुंचा, तो उसकी शब्द का यदि आपको करना पड़ेगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, और ये स्त्रीलिंग है। ये ध्यान रखें आप, स्त्रीलिंग है क्योंकि उसकी दुकान है यहाँ, तो यहाँ स्त्रीलिंग, ये इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। तो अब ये दोनों आपके क्लियर हुए। अब मैं अगले बिंदु पर चलूंगा। और चलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे आपको बताएंगे ये संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय मैंने आपको अभी बताया। और अब जो है हम सबसे पहले विशेषण का पद परिचय देखेंगे कि विशेषण के पद परिचय में आपको क्या क्या बातें बतानी पड़ती है और उसका पद परिचय किस प्रकार से किया जाता है। तो अब देखें आप, ये मैंने लिखा विशेषण। विशेषण की परिभाषा आप सबको आती है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का जब हम पद परिचय करते हैं तो विशेषण के भेदों को आपको याद रखना चाहिए। ये भेद कौन कौन से हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है और सार्वनामिक विशेषण है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इनमें से ही कोई शब्द आपको विशेषण का शब्द दिया हुआ आएगा तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अब हमें ये जानना है कि इसकी पद परिचय में क्या बातें बतानी पड़ती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं विशेषण का भेद, उसका लिंग, और यदि कोई विशेष्य उसमें है तो उसका भी आपको उल्लेख करना चाहिए। और इन चीजों से आपके विशेषण प्रारंभ होते हैं। मैं एक वाक्य आपको लिख देता हूं और कैसे आप उसको करोगे वो आप ध्यान दें। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। मान लीजिए
ये वाक्य आपके परीक्षा में लिखा हुआ आ गया, तो श्रेष्ठ और इन और उसके बाद कम, ये आपके विशेषण शब्द हैं। इनका आपको अच्छी तरह उल्लेख करना है। जो मैंने भेद बताए वो भेद आपको अच्छी तरह याद करने होंगे, उनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। यदि हमें श्रेष्ठ शब्द का पद परिचय करना है तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सब विशेषण के भेदों में से एक विशेषण ये है, इसका नाम है गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले संबंधित विशेषण का नाम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप जानते हैं वचन इसमें डालना पड़ेगा, तो ये वचन होगा बहुवचन। ये आप देखो बहुवचन। इसी क्रम में लिंग, तो यहां लिंग होगा पुल्लिंग, क्योंकि पुरुष के बारे में चर्चा हो रही तो श्रेष्ठ पुल्लिंग आ जाएगा। इसी क्रम में अब इसका विशेष्य आपको लिखना पड़ेगा, तो पुरुष इसका विशेष्य ध्यान रखें। श्रेष्ठ किसके बारे में है? पुरुष के बारे में, तो पुरुष इसका विशेष्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, यह आपका पद परिचय क्लियर हुआ। तो इसी क्रम में ये पहला था। अब हम बात करते हैं दूसरा, पुरुष। यदि पुरुष का आपको, आप याद रखें, पुरुष का आपको करना है, तो इसमें अब मैं स्टूडेंट्स यहां पुरुष शब्द आपके सामने मैंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये भी, इसका भी पद परिचय यहां हो। अगर मैं कहूं कि ये कौन सा विशेषण है, तो मेरे ख्याल से कई विद्यार्थी विशेषण के हिसाब से इसका पद परिचय प्रारंभ कर देंगे, जो कि नितांत गलत है। अब आपको ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य के अंदर आपको केवल विशेषण शब्द ही दिए जाएं। अब ये आपको देखना पड़ेगा, पुरुष शब्द क्या है, तो पुरुष शब्द संज्ञा है। तो यहां अभी संज्ञा का पद परिचय हमने देखा था, इसलिए यहां इसका पद परिचय मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन याद रखना चाहिए ये पुरुष लगाया है यहां, तो उस पुरुष को आप संज्ञा के पद परिचय के हिसाब से उसका जानकारी दें, उसका लिंग वचन कारक जो मैंने अभी बताया था उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं इन शब्द की। देखो, क्योंकि हम इसके बारे में अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो केवल आपका विशेषण पढ़ रहे हैं, तो इन शब्द की जानकारी आपको देना पड़ेगी। तो आप याद रखें, ये जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। यह है संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले तो विशेषण का भेद आपको लिखना जरूरी है, और इसको आप संकेतवाचक को सार्वनामिक भी कह सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। ये संकेतवाचक विशेषण आपका हुआ। इसी क्रम में ये बहुवचन है, क्योंकि ये बातों यानी बहुता का, अधिकता का बोध कराता है, इसलिए बहुवचन है। अच्छा, स्त्रीलिंग है, क्योंकि बातें जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। और बातों जो शब्द आया है वो इसका विशेष्य, ये इसका विशेष्य। इस प्रकार से ये इन शब्द का हमने परिचय यहां किया है। अब आता है कम। कम का यदि आपको परिचय देना है तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेषण शब्द है। इसका परिचय देते समय आपको विशेषण का यदि भेद याद है तो आप आसानी से लिखते हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि मात्रा और नापतोल का बोध हमें करवाता है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसी क्रम में आपको इसमें आगे लिखना पड़ता है, एक वचन है और साथ ही पुल्लिंग है। ये कम शब्द का हम विश्लेषण कर रहे हैं, और ध्यान जो शब्द है, कम ध्यान देते हैं, ये इसका विशेष्य है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि विशेषण के पद परिचय में आपको क्या क्या बातें बतानी पड़ती है। स्टूडेंट्स, अब अपन तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। अगला बिंदु आता है क्रिया का पद परिचय। आपको क्रिया का जो पद परिचय है उसको ध्यान से सुनना है। क्रिया के भेदों का उल्लेख आपको मैं पहले कर चुका हूं एक बार टॉपिक में, कि सकर्मक और अकर्मक मूल क्रियाएं हैं। उसके बाद आप प्रेरणार्थ क्रिया है, आज्ञार्थ क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। इन क्रियाओं का आपको पद परिचय बताना पड़ता है। अब आपको एक तो सबसे पहले क्रिया का भेद इसमें याद होना चाहिए। ये क्रिया का भेद आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, और क्रिया का भेद करने के बाद उसमें काल की जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद वाच्य की जानकारी होना चाहिए, या फिर उसमें पुरुष या लिंग की जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो मैं अब एक वाक्य आपको यहाँ लिखना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखें, और फिर उसका परिचय आपको स्वयं को करना है, या ध्यान देकर के सुनना है, ताकि आप
आगे क्रियाओं का परिचय सटीक कर सके। जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़कर बाजार जाएगा। अब आप ध्यान दें, इसमें ये पढ़कर क्रिया है और जाएगा क्रिया है, इनका आपको पद परिचय करना है। तो सबसे पहले आपको यहां उस क्रिया को लिखना पड़ेगा। इसको लिखने के बाद अब आपको इन क्रियाओं के भेदों में से याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी क्रिया है, कौन सा इसका भेद है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहन पुस्तक पढ़कर बाजार जाएगा। बाजार जाने का काम बाद में होता है, पहले पढ़ने का काम होता है, इसलिए ये क्रिया कौन सा भेद है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी मूल क्रिया के गठित होने से पहले जो क्रिया घटित होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसमें ये क्रिया कौन सी है, सहकर्मक, क्योंकि कर्म इसमें उपस्थित है इसलिए सहकर्मक क्रिया है। ये सहकर्मक आपने लिख दिया। इसी क्रम में काल आपको लिखना पड़ेगा। तो बाजार जाएगा ये भविष्य काल को अभिव्यक्त करती है, तो यहां आप लिखें भविष्यत काल। ये इसकी काल की जानकारी आपने दी। इसी माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें जाएगा जो हो मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया भी पढ़ करके आप लिख सकते हो। और इसका कर्ता यदि आपको बताना पड़े, ये वाच्य लिखना पड़ेगा, तो वाच्य इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य। और इसके साथ ही आपको लिखना पड़ेगा कि इसका कर्ता जो है वह मोहन है। तो इस प्रकार से ये आपकी क्रिया का पद परिचय आप कर सकते हैं। इसी क्रम में आप जाएगा क्रिया का भी परिचय आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्रिया लिखी जाएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये क्रिया कौन सी है, सहकर्मक क्रिया है, क्योंकि बाजार क्रम दिया हुआ है तो सहकर्मक क्रिया है। काल इसमें आपको देना पड़ेगा भविष्यत काल है। और इसी क्रम में अन्य पुरुष और कर्तृवाच्य, इसी क्रम में एक वचन और पुल्लिंग। ये इस तरह से आपको क्रिया का परिचय देना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्रिया के तमाम भेद याद होने से ही आप इसको अच्छी तरह हल कर पाएंगे, या आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको जो अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, उनका पद परिचय थोड़ा सा समझा देता हूं। तो अविकारी शब्दों में यदि आपको पद परिचय पूछा जाए, तो मैंने आपको बताया था केवल दो बातें बतानी पड़ती है आपको। अविकारी का पद परिचय करते समय केवल दो बातें बतानी पड़ती है। जैसे हम बात करेंगे यदि संबंध बोधक अव्यय दिया हुआ है, ये संबंध बोधक अव्यय, इनका परिचय देते समय आपको केवल दो बातें बतानी पड़ती है, यानी उस वाक्य में जो शब्द आपको दिया गया है उस शब्द में कौन सा अव्यय पद आया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मंदिर के पीछे विद्यालय है। आप ध्यान दें, यहां जो पीछे शब्द आया है ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। मैं आपको बता चुका हूं कि इसके परिचय में दो ही बातें बतानी पड़ती है। यदि पीछे शब्द आपको दिया हुआ आ जाए तो आपको केवल यहां लिखना पड़ेगा कि यह संबंध बोधक अव्यय है, एक बात। उसी क्रम में आपको केवल इतना बताना पड़ेगा, इसमें लिंग वचन कारक कुछ भी नहीं आएगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा कि मंदिर और विद्यालय का संबंध बताता है। तो दूसरी पॉइंट में आपने क्या लिखा, मंदिर से विद्यालय का संबंध बताता है। ये लो, ये आपको दो बिंदु लिखते ही आपका ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको अव्ययकारी शब्दों का या अव्यय शब्दों का पद परिचय देते समय कोई विशेष बातें नहीं बतानी पड़ती, उसका भेद और उससे संबंध या उसके बारे में क्या कहा गया, इतनी जानकारी देनी होती है। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं और मैं आपको बताता हूं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय का परिचय आपको देना पड़ता है। तो आप ध्यान दें कि समुच्चय बोधक अव्यय में ये समुच्चय बोधक अव्यय, ये जो समुच्चय बोधक आपका अव्यय है
समुच्चय मतलब दो शब्दों को जोड़ने का या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम और मोहन पढ़ते हैं, तो यहां ये जो और शब्द है उसके बारे में आपको जानकारी पूछ सकते हैं या उसका पद परिचय मांग सकते हैं। अब और पढ़ते आपके दिमाग में सबसे पहला भाव ये आना चाहिए कि और एक विश्व आपका अव्यय शब्द अभिकारी शब्द, लेकिन अभिकारी में कौन सा है, तो आपको ये पढ़ने से ज्ञात होगा कि समुच्चय बोधक है। तो यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा समुच्चय बोधक अव्यय। और क्या प्रकट करता है ये ध्यान दें आप, यहां राम और श्याम को जोड़ता है, तो ये लिख दिया आपने, राम और श्याम को जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये दो ही बातें आपको अविकारी शब्दों के या पदों के पद परिचय में देनी होती है। चलिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में अब मैं आपको ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूं तीसरा जो आपके पॉइंट आता है, ये समुच्चय बोधक दूसरा था, संबंध बोधक मैंने आपको बताया। अब आपको तीसरे पॉइंट के रूप में बता रहा हूं क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम तेज चलता है, एक वाक्य है। अब यहां ध्यान दें, आपको पता है कि राम संज्ञा, लेकिन ये तेज जो शब्द है वो चलना क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आपको तेज लिखना है, उसके बाद इसका परिचय आप कर रहे हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ये तेज जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। अब दूसरा बिंदु और लिखना पड़ता है, चलने की विशेषता बताता है। ये क्या बता रहा है, चलने की विशेषता। ये क्लियर हो गया आपका। एक बात जरूर ध्यान रखें, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, तेज, राम तेज चलता है, तेज शब्द वो क्रिया विशेषण है, लेकिन जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताएं, अगर यहाँ कोई शब्द दिया हुआ था तो वो प्रक्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं कि राम बहुत तेज चलता है, और मान लो इस बहुत के बारे में आपको परीक्षा में पूछ ले, कई विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बहुत को ये क्रिया विशेषण अव्यय मान लेते हैं, जबकि क्रिया विशेषण अव्यय तो तेज है, बहुत शब्द तो इस तेज की भी विशेषता बता रहा है। यानी जो क्रिया विशेषण अव्यय की भी विशेषता बताए उसे प्रक्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो राम ये तेज का हमने कर लिया, क्रिया विशेषण अव्यय है, चलने की विशेषता बताता है। और अंतिम अब आपका बिंदु हम लेते हैं, वो है विस्मयादि बोधक। जैसा कि नाम से विदित है, विस्मय, आश्चर्य, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा आदि को प्रकट करने का काम ये शब्द करते हैं, ये पद करते हैं। जैसे हाय, यह क्या हो गया, आप ध्यान दें, यदि ऐसा शब्द लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाएं जिसमें लगभग ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी होता है ऐसा, तो ये विस्मय को प्रकट करता है, विस्मय आदि बोधक है। तो यहां सबसे पहले इस शब्द को यहां लिखो और लिखो कि विस्मय, ये दुख को प्रकट करता है, क्योंकि इस वाक्य से आपको ज्ञात होता है कि हाँ ये क्या हो गया, ये पीड़ा को प्रकट करने वाला वाक्य है, तो दुख को प्रकट करता है। लेकिन अब आपको सबसे पहले, इससे पहले लिखना पड़ेगा कि ये है कौन सा वाक्य, तो आप तुरंत लिख दो यहाँ विस्मय आदि बोधक, ये शुरू में डाल दो आप, विस्मय आदि बोधक अव्यय है और दुख या पीड़ा को प्रकट करता है। इसी क्रम में एक उदाहरण और दूं मैं आपको, वाह क्या जादू। जैसे ये वाक्य लिखा, वाह शब्द का परिचय करना है, आप लिख लो वाह, आपने लिखा तो सबसे पहले आप तो लिखोगे विस्मय आदि बोधक अव्यय, और उसके बाद में ये क्या प्रकट कर रहा है, ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो यहां नीचे आप डाल सकते हो कि ये आश्चर्य या विस्मय को प्रकट करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको ये सब कुछ बताया है कि पद परिचय में आपको क्या क्या बातें बतानी पड़ती है। विकारी पद मैंने आपको बताए, अविकारी पद मैंने बताए, चारों विकारी और चारों अविकारी पदों का विश्लेषण आपको ध्यान से करना है। यदि इन आठों का आपको पूरा भेद, उनके सारे सब कुछ याद हो गए तो आप सहजता के साथ ये पद परिचय का चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। ये 2 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाता है तो आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आप पूरी
मेहनत से, पूरी लगन और निष्ठा के साथ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।